ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम फिर कक्षा 10 का जीव विज्ञान लेकर आए हैं। जीव विज्ञान के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं श्वसन अंग। क्या पढ़ रहे हैं? श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र यानी रिस्पायरेटरी सिस्टम। तो रिस्पायरेटरी सिस्टम के अंतर्गत हमने पिछले वीडियो में पढ़ा, अब तक पढ़े हैं कि जो श्वसन संबंधी जो अंग है यानी श्वसनांग, जैसे श्वसनांग में क्या है? नासिका है, नासागुहा, नासिका, ग्रसनी और कंठ है, और श्वास नली, श्वसनिकाएँ और फेफड़े, कोशिकाएँ, ये जो भाग लेते हैं श्वसन क्रिया में, इसे हम क्या कहते हैं? श्वसनांग कहते हैं। तो इसकी संरचना के बारे में हमने अध्ययन किया। आज हमारा टॉपिक है श्वसन की क्रियाविधि। आज का टॉपिक हमारा है श्वसन की क्रियाविधि। श्वसन की क्रियाविधि। ठीक, यानी मैकेनिज्म ऑफ रेस्पायरेशन। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पायरेशन। ठीक, तो श्वसन की क्रियाविधि जो होती है, जो श्वसन की क्रियाएं होती है, यह लगभग कई चरणों में संपूर्ण होती है या कई चरण में होती है, सम्मिलित होती है, या क्रिया जो होती है कई चरण में सम्मिलित होती है। तो हम कह सकते हैं श्वसन क्रियाविधि, श्वसन की क्रियाविधि निम्न चरणों में सम्मिलित है। निम्न चरणों में सम्मिलित, ठीक, सम्मिलित होते हैं। ठीक, तो श्वसन क्रियाविधि क्या होती है? निम्न कई चरणों में सम्मिलित होकर एक क्रिया को संपूर्ण करते हैं। तो इसमें जो प्रथम चरण है, जिसे हम क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास, ठीक, यानी इसे हम क्या कहते हैं? ब्रीदिंग। श्वासोच्छ्वास, ब्रीदिंग। दूसरा होता है, दूसरा है हमारा वायु श्वसन। वायु, या हम कह सकते हैं, छोड़िए, दूसरा यह लिख देते हैं, वायु श्वसन। ठीक, इसे हम कहते हैं वायु श्वसन। क्या है? एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। तीसरा टॉपिक है, तीसरा चरण क्या हो सकता है इसमें? अभिगमन। अभिगमन, ठीक, यानी कि अभिगमन को हम क्या कहते हैं? अराइवल। चौथा चरण है श्वसन की, जो चौथा चरण के श्वसन क्रिया की जो चौथा चरण है, इसे हम कहते हैं आंतरिक श्वसन। आंतरिक श्वसन यानी कि इंटरनल रिस्पायरेशन। और पांचवा टॉपिक हम कह सकते हैं इसमें है कोशिकीय श्वसन। कोशिकीय श्वसन, क्या कहते हैं? कोशिकीय श्वसन, यानी इसे हम कहते हैं सेलुलर रिस्पायरेशन। ठीक, तो यह क्रिया मतलब लगभग 5 चरण में यह क्रिया कंप्लीट होती है। कौन सी? श्वसन की। तो अगर हम पहले बात करते हैं, यहाँ पे श्वासोच्छ्वास की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास क्या होता है कि हम वायुमंडल से श्वसनांग द्वारा, किसके द्वारा? श्वसन अंगों द्वारा, वायुमंडल से श्वसनांग द्वारा शुद्ध वायु को क्या करना? ग्रहण करना। क्या करना? शुद्ध वायु को, यानी शुद्ध वायु क्या होता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को क्या करना? ग्रहण करना, तथा अशुद्ध वायु को
बाहर निकालने की प्रक्रिया यानी वायुमंडल में निकालने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास कहते हैं, यानी ब्रीदिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रीदिंग। यानी हमने सांस को लिया बाहर से श्वसन अंग द्वारा और इसे बाहर निकाल दिया, फिर श्वसन अंगों द्वारा बाहर निकाल दिया, तो यह क्रिया क्या कहलाती है? श्वासोच्छ्वास कहलाती है। क्या कहती है? ब्रीदिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? ब्रीदिंग कहते हैं। तो अब ब्रीदिंग में क्या होता है कि यह क्रियाएं जो होती है इसमें दो तरह से होती है। ठीक, यह क्रिया जो होती है ब्रीदिंग की दो तरह से होती है। एक होती है अंतः श्वसन, जिसे हम कहते हैं इंस्पायरेशन। ठीक, दूसरा जो होता है, दूसरी क्रिया जो होती है इसमें अंतः श्वसन निःश्वसन, जिसे हम क्या कहते हैं? एक्सपायरेशन। ठीक, तो ब्रीदिंग की दो क्रियाएं होती हैं, एक अंतः श्वसन, एक होता है निःश्वसन। तो अंतः श्वसन में क्या होता है कि इसमें सांस लेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सांस लेने की प्रक्रिया को। तो अगर हम यहाँ पे ये अगर हम ब्रीदिंग की क्रिया भी देखें, सांस लेने की प्रक्रिया कैसे होती है? जैसे मान लीजिए ये हमारा फेफड़ा है, क्या है? ये हमारा वक्ष है। क्या है? वक्ष है। तो वक्ष के ऊपर जो होता है हमारे वक्ष गुहा के ऊपर जो होता है एक मसल्स पाई जाती है। क्या पाई जाती है? मसल्स, एक अरिपेशिया पाई जाती है। और इस कौन सा मसल्स होती है? एक पेशी होती है जिसे हम क्या कहते हैं? वाय अंतरा परसुक पेशियां। ठीक, तो हमारे फेफड़े पे जो होता है यहाँ पे दो मसल्स होती हैं वक्ष गुहा पर, जो बाहर की ओर होती है हमारे वक्ष गुहा के बाहर की। ये हमारा कौन सा है? वक्ष गुहा। हमने कहा कि हमारा जो ये धड़ है दो भागों में बटा होता है और बीच में क्या होता है? तंतुपट होता है, यानी डायफ्राम होता है जो इसे दो भाग में बांटता है। तंतुपट के ऊपर वाले भाग को हम वक्ष गुहा कहते हैं और नीचे वाले भाग को हम उदर गुहा कहते हैं, एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं और इसे थोरेसिक कैविटी कहते हैं। तो हम बात करें जो थोरेसिक कैविटी, जो हमारे जो फेफड़े होते हैं या जो हमारा वक्ष गुहा है, इसके जो ऊपर का जो मसल्स होता है इसे हम क्या कहते हैं? इस पर जो होती है वाय अंतरा परसुक पेशियां होती है, यानी हम कह सकते हैं इसे एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल्स, इंटरकास्टल मसल्स। ठीक, और इसके अंदर की तरफ, ये बाहर की तरफ की मसल्स हो गई, इसके अंदर की तरफ होती है आंतरिक अंतरा परसुक पेशियां। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। अंतरा परसुक पेशियां, ठीक है, पेशियां। ठीक, तो इसे क्या कहते हैं हम? इंटरनल इंटरकास्टल मसल्स। ठीक, तो ये दोनों मसल्स होती हैं, यह क्या होती है? जो श्वासोच्छ्वास में क्रिया में भाग लेती है। श्वासोच्छ्वास की क्रिया में क्या करती है? ये दोनों मसल्स भाग लेती है। इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कैसे? अब इसको थोड़ा समझिए। तो ये जब हम इसमें ये जो वाय अंतरा परसुक पेशी में अगर इसमें जब संकुचन होता है तो ये अंदर की ओर संकुचित होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो जो हमारा फेफड़ा जो वक्ष गुहा है, फेफड़ा जो ये जो पसलियाँ हैं ये बाहर की ओर निकलती है। क्या करती हैं? बाहर की, ऐसे बाहर की ओर आती हैं। जब ये बाहर की ओर आती हैं तो हमारा ये जो उरोस थी, ये स्टर्नम बोन है, ये भी बाहर की ओर आता है। जब ये बाहर की ओर आता है तो जो हमारा जो तंतुपट है यानी डायफ्राम ऐसे होता है तो वो सीधे ऐसे हो जाता है। जब ऐसे हो जाता है तो हमारे अंदर जो वक्ष गुहा के अंदर जो है थोड़ा सा स्पेस बढ़ जाता है। अंदर का स्पेस क्या होता है? थोड़ा सा बढ़ जाता है। जब बाहर का अंदर का स्पेस बढ़ जाता है तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जैसे हमारे समुद्र तल
समुद्र तल से जो हमारी जो प्रेशर होती है समुद्र तल से 760 mmHg ये दाब पड़ता है। ये हमारे ऊपर जो दाब पड़ता है इतने दाब हम हमेशा झेलते रहते हैं। mmHg दाब या प्रेशर, ठीक है, mmHg प्रेशर ये इतना दाब पड़ता है। तो अब क्या होता है कि इस कंडीशन में जब अंदर का आयतन बढ़ता है, क्यों बढ़ता है हमने बताया इसको, जब ये पेशियाँ संकुचित होती है तो ये फेफड़े बाहर को निकलते हैं तो अंदर का जो आयतन बढ़ जाता है। तो जब थोड़ा सा स्पेस होता है तो अंदर इसका जो दाब होता है वो क्या हो जाता है कि कम हो जाता है। 1 से 3 mmHg क्या होता है बाहर की, ये वायुमंडलीय दाब है 760, और अंदर क्या होता है कि इतने दाब कम हो जाते हैं। 1 से 3 mmHg दाब क्या होता है अंदर का कम हो जाता है। इस कंडीशन में क्या होता है जब अंदर का दाब कम होता है फेफड़े के अंदर तो हम क्या करते हैं सांस अंदर जाती है। तब वायु से अंदर क्या होती है सांस अंदर की ओर जाती है क्योंकि अंदर का प्रेशर कम है और बाहर का प्रेशर ज़्यादा है, इसलिए बाहर का सांस क्या होती है अंदर जाती है। तो जब सांस अंदर जाती है तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं अंतः श्वसन कहते हैं। यानी जब ये अंतर, और इस कंडीशन क्या होता है कि फेफड़े का आयतन हमारे बढ़ जाता है, हमारे फेफड़े का आयतन क्या होता है बढ़ जाता है। तो जब बढ़ जाता है तो वायु अंदर जाती है, तो इस क्रिया को हम कहते हैं अंतः श्वसन कहते हैं। यानी सांस को अंदर लेने की क्रिया को हम क्या कहते हैं अंतः श्वसन कहते हैं। तो यह क्रिया इसके द्वारा हो रही है। दूसरी क्रिया हम होता है निःश्वसन यानी इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन क्या होता है कि अब देखिए क्या होता है कि जो अब ये जो प्रेशर तो पहले इसमें पड़ा तब ये हमारे आयतन बढ़ गया, पूरे का आयतन बढ़ गया, तब तो इसके हवा अंदर चली गई। अब क्या होता है कि अंतर परसुत पेशियों में संकुचन होता है। अब ये जो पेशी होती है ये हमारे फेफड़े के अंदर की तरफ होती है, सॉरी फेफड़े में जो वक्ष गुहा के अंदर की तरफ होती है। जो वक्ष गुहा होता है जो हमारे ये पसलियाँ होती है, पसली के अंदर का जो मसल्स होती है इसके अंदर की ओर संकुचन होता है। जब अंदर की ओर संकुचन होता है तो जो हमारी पसली इस तरह फैली होती है वो धीरे धीरे समान स्थिति में आती है। और ये जो होता है जो तंतुपट यानी कि डायफ्राम यानी सभी ऑर्गन जो होते हैं फैले हुए होते हैं जिनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है फैल गए रहते हैं, वो क्या होता है अब अपनी रिलैक्स अवस्था में आते हैं, यानी कि समान अवस्था में आते हैं। जब समान अवस्था में आते हैं तो यानी कि अंदर का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, ठीक। अब जब समान व्यवस्था हो तो ये क्या करेगा, ये जब ये सिकुड़ेगा तो ये हमारे जो फेफड़े पे प्रेशर बनेगा, और जब प्रेशर बनेगा तो यहाँ का जो अंदर का जो दबाव होगा वो अधिक हो जाएगा। कितना अधिक होगा, इतना अधिक हो जाएगा। अभी इतना कम होता है, अब इतना क्या हो जाएगा अधिक हो जाएगा फेफड़े में, और बाहर का आयतन कम हो जाएगा। इसके अपेक्षा फेफड़े के अंदर का प्रेशर जो होगा वायुदाब अधिक होगा और बाहर का वायुदाब क्या होगा कम होगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि अंदर की वायु बाहर निकल आती है। इस कंडीशन में क्या होता है अंदर की वायु बाहर निकल आती है। तो इस क्रिया को हम कहते हैं निःश्वसन कहते हैं। बात समझ में आई होगी आप लोगों को। तो इस क्रिया क्या कहते हैं हम निःश्वसन कहते हैं। तो ये श्वासोच्छ्वास की क्रिया विधि होती है। श्वासोच्छ्वास की क्या है ये क्रिया विधि होती है। अब इसमें जो हमने दूसरा टॉपिक क्या बताया था आप लोगों को, दूसरा टॉपिक था हमारा वायु श्वसन। वायु श्वसन में क्या होता है, दूसरा टॉपिक है वायु श्वसन, इसे हम कहते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। अब क्या होता है इस कंडीशन में, अब यहां से ध्यान देखिए। तो मान लीजिए जो हमारी कोशिकाएं होती है इस तरह, और यहीं से रुधिर वाहिनियां जाती हैं ऐसे। जब कोशिकाएं ये जो होती हैं, अब अंदर हमने क्या किया कि अब इसमें दो तरह की कोशिकाएं होती हैं, एक में ऑक्सीजन भरा हुआ है और इसमें से अभी क्या ये जो होती हैं कौन सी नली है, पल्मोनरी धमनी से जो होती हैं पल्मोनरी शिराएं होती हैं, नली धमनी, ठीक। तो पल्मोनरी धमनी में हम पढ़ेंगे आगे कि इसमें अशुद्ध रक्त होता है। कैसा रक्त होता है, इसमें क्या होता है CO2 की मात्रा होती है, ठीक। और इधर ये जो है ये यहाँ से जुड़ी होती है, यहाँ कर सकते यहाँ से जुड़ी होती है कहीं, ठीक है। इधर जो होती है पल्मोनरी धमनी शिरा होती है,
जैसे हम समझा रहे एग्जाम्पल, अब यहाँ से रुधिर आ रहा है, ये रुधिर आ रहा है। अब ये रुधिर जो है ये प्रेशर के साथ आ रहा है। कैसा है? प्रेशर के साथ। अब अंदर में क्या होगा, प्रेशर कम हो गया, अब बाहर यहाँ का प्रेशर ज़्यादा है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड को, सांस को बाहर निकाल दें। तो होता क्या है, गैसों का विनिमय होता है। यहाँ पे क्या होता है, गैसों का विनिमय होता है, यानी कि यहाँ से CO2 जो होता है अंदर की तरफ आ जाता है, फेफड़े में आ जाता है, और फेफड़े का ऑक्सीजन क्या होता है कि यह नली में आ जाता है। कहाँ होता है? पल्मोनरी शिरा में। तो जो पल्मोनरी धमनी में होती है इसमें अशुद्ध रक्त बहता है, और पल्मोनरी शिरा में क्या होता है, शुद्ध रक्त होता है। तो ये जो कुपिकाएं होती हैं, यानी रुधिर कुपिकाएं में गैस जो भरी होती हैं, तो इसमें जो होता है, इसमें प्रेशर अधिक होता है, यहाँ प्रेशर कम होता है। तो जब यहाँ प्रेशर अधिक होता है और अंदर का प्रेशर कम होता है, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, अंदर के भाग जाता है। कहाँ भाग जाता है? अंदर, यानी कि कुपिकाओं में, यानी हमारे श्वसन अंग में, यानी फेफड़े में जाते हैं भाग के। और जब यहाँ का प्रेशर बढ़ जाता है और यहाँ पे जब कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त कर देगा, तो यहाँ का प्रेशर क्या होता है, कम होता है। यहाँ पे दाब क्या होगा, कम होता है। इस कंडीशन में क्या होता है, ऑक्सीजन जो होता है यह इसमें आगे भाग जाता है। तो इस तरह गैसों का विनिमय होता है। इस तरह क्या होता है, गैसों का विनिमय होता है, और हम CO2 क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं और ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं। तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, वायु श्वसन कहते हैं। कौन श्वसन कहते हैं? वायु श्वसन, यानी कि गैस को अंदर लेना, ऑक्सीजन को अंदर लेना और CO2 को बाहर निकालना। ये क्रिया क्या कहलाती है, वायु श्वसन कहलाती है। यह प्रक्रिया इसके द्वारा होती है। ठीक, अब तीसरा जो टॉपिक हमारा इसमें है, तीसरा है अभिगमन। अब तीसरा क्या है, अभिगमन, यानी कि अराइवल। ठीक, तो अराइवल में क्या होता है, अब देखिए कि जैसे हमने यहाँ बताया, ये कुपिकाएं हैं, ये रुधिर द्वारा इधर आ गए, तो ये रुधिर वाहिनियां हैं, ये क्या है, पल्मोनरी शिरा है। ठीक, और ये क्या है, पल्मोनरी धमनी है। तो पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त होता है और पल्मोनरी शिरा में शुद्ध होता है, यानी कि इसमें मतलब कार्बोक्सिल मतलब कार्बन ऑक्साइड युक्त जो रुधिर होता है, इसमें ऑक्सीजन युक्त रुधिर होता है। अब क्या होता है कि यह रुधिर जब आगे आता है, तो सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे होता क्या है, अब क्या करता है कि जो हमारे रुधिर में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक, जिसे हम Hb से सिंबल लिखते हैं। इसका सिंबल क्या है, Hb होता है, प्लस ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन मिलता है, यहाँ से ऑक्सीजन मिलता है, तो ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं। ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं, यानी ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन। अब जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन युक्त जो रुधिर होता है, यानी जो ऑक्सीजन युक्त रुधिर जो होता है, उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीग्लोबिन कहते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। अब क्या होता है, ये धीरे धीरे कहाँ पहुंचता है, रुधिर परिसंचरण के माध्यम से उन कोशिकाओं में पहुंचता है जहां पे ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अब जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है, ठीक, जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है, यह कोशिकाओं में जाकर फिर टूट जाता है, यानी कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन क्या करता है, मुक्त कर देता है, और इसे कोशिकाएं हमारी क्या कर लेती हैं, अवशोषित कर लेती हैं। ठीक, तो यह क्रिया क्या कहलाई, अभिगमन कहलाई। रुधिर का अभिगमन, यानी रुधिर का गैसों में मिलना, यह क्रिया क्या कहलाती है, यानी रुधिर द्वारा गैसों का परिवहन करना, रुधिर द्वारा गैसों का परिवहन करना, यह क्रिया क्या कहलाती है, अभिगमन कहलाती है। बात ध्यान से समझिएगा आप लोग, नहीं तो थोड़ा सा दिमाग हटा आप लोगों का, नजर हटी कि समझ में नहीं आएगा। ठीक है, लिखा रहता है ना ट्रक के पीछे, नजर हटी दुर्घटना घटी। तो यहाँ पे वही चीज़ है, ये बहुत टिपिकल चीज़ है, थोड़ा समझने की कोशिश करिए ये टॉपिक। तो हमने कहा कि इसमें होता क्या है अभिगमन में, कि रुधिर द्वारा गैसों का परिवहन होता है। तो इसमें क्या है कि यहाँ पे जब ऑक्सीजन, हमने बताया यहाँ CO2 अंदर चला गया और यहाँ से ऑक्सीजन इधर आ गया और वही धाम सीरा में आ गया, तो यहाँ ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन मिलकर क्या बनाते हैं, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं। और ये रुधिर परिसंचरण के माध्यम से, रुधिर परिवहन के माध्यम से उन कोशिकाओं में पहुंच गया जहाँ पे ऑक्सीजन की आवश्यकता थी। ठीक, अब ये कोशिकाओं में पहुंचकर अब क्या करेगा कि हीमोग्लोबिन क्या करेगा, ऑक्सीजन को मुक्त कर देगा,
ऑक्सीजन क्या करेगा, मुक्त कर देगा। तो अब यहाँ ऑक्सीजन क्या करेगी, उसे अवशोषित कर लेगी। जब ऑक्सीजन को अवशोषित कर देगी इसे हम क्या कहते हैं, आंतरिक शोषण कहते हैं। ये हमारा चौथा टॉपिक है, आंतरिक शोषण। कौन सा, आंतरिक शोषण, यानी कि कोशिकाओं द्वारा ऑक्सीजन का शोषण करना, यानी गैसों का विनिमय होना। अब यहाँ कोशिकाओं में भी देखिए ये चीज हो रहा है। अब यहाँ पे जब आंतरिक शोषण हो गया तो अब कोशिकाएं क्या करेगी, CO2 छोड़ेगी और ऑक्सीजन को अवशोषित करेगी। क्या करेगी, ऑक्सीजन को अवशोषित करेगी। यह क्रिया कैसे होती है, यह क्रिया कोशिकीय शोषण द्वारा होता है। पांचवा टॉपिक जो हमारा था कोशिकीय शोषण, ठीक, यानी इसे हम क्या कहते हैं, सेलुलर रेस्पायरेशन, कोशिकीय शोषण। अब क्या हो गया कि यहाँ पे हमने कहा कि ऑक्सीजन को कोशिकाएं क्या करें, अवशोषित कर लें, ठीक है, और जो उसमें पहले से वेस्ट प्रोडक्ट था CO2 से बाहर, तो फिर हीमोग्लोबिन ले लिया। तो यह क्रिया मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे कैसे हीमोग्लोबिन अब ऑक्सीजन CO2 को कैसे ले जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अब क्या होता है कि जब कोशिकाओं में ये ऑक्सीजन पहुंचा तो यहाँ पे जो था, यहाँ पे खाद्य पदार्थ है उपस्थित कोशिका में, और खाद्य पदार्थ के रूप में क्या था, ग्लूकोज था। क्या था, ग्लूकोज था। तो यहाँ पे C6H12O6 होता है। यह हमारे कोशिकाओं में खाद्य पदार्थ के रूप में कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज उपस्थित है। अब क्या हो गया कि ऑक्सीजन आ गया। जब ऑक्सीजन हो गया तो यहाँ पे कोशिकाओं में कोशिकीय या कोशिकीय शोषण क्रिया होगा, या हम कह सकते हैं उपापचय क्रिया होगा। क्या क्रिया होगा, उपापचय क्रिया होगा, या हम कह सकते हैं कि ऑक्सीकरण क्रिया होगी। यहाँ पे क्या होगी, भोजन का ऑक्सीकरण होगा। तो यहाँ पे जब ऑक्सीकरण होता है तो यहाँ पे जब यह क्रिया होता है तो यहाँ पे 6CO2 बनता है प्लस 6H2O बनता है प्लस ऊर्जा मुक्त होती है। ऊर्जा कितनी मुक्त होती है, 786 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है, 38 ATP, इसके बारे में हमने बता दिया था, इतनी ऊर्जा मुक्त होती है। तो ये हो गई कोशिकीय शोषण क्रिया। अब क्या हुआ कि यहाँ पे देखिए हमने बताया था कि हीमोग्लोबिन यहाँ पे ऑक्सीजन को मुक्त कर दिया। अब यहाँ पे क्या बन गया, CO2 बन गया। अब क्या होगा कि नीचे दिखाई देगा, हाँ, अब हीमोग्लोबिन क्या करेगा कि CO2 को अपने साथ ले लेगा। क्या करेगा, CO2 को अपने साथ ले लेगा, जोड़ लेगा, और यहाँ पे क्या बनाएगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा। क्या बनाएगा, ठीक, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा। ठीक, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा। तो ये चीजें यहाँ पे ऑक्सीजन साथ ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाया, ऑक्सीजन को मुक्त किया तो हीमोग्लोबिन फ्री हो गया। अब ये हीमोग्लोबिन जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा, उत्सर्जित होगा कोशिकाओं द्वारा, तो यहाँ पे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन साथ मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन साथ मिलकर क्या बनाएगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा। अब ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन क्या करेगा कि रुधिर परिसंचरण के माध्यम से फिर वापस पुनः कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा CO2, और CO2 को आकर यहाँ पे मुक्त कर देता है। यानी कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन फिर फेफड़े में पहुंचकर क्या करेगा, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक। अब फेफड़े में पहुंचकर, कहाँ पे पहुंचकर, फेफड़े में। यह क्रिया कहाँ हो रही है, कोशिका में हो रही है, ठीक। यह क्रिया कहाँ पे हो रही है, फेफड़े में हो रही है, ठीक। यह क्रिया कहाँ पे हो रही है, कोशिका में हो रही है। इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक। तो यहाँ पे कोशिका में क्या होगा कि यह क्रिया कहाँ होगी, ये फेफड़े में होगी। ये जो टूटने की क्रिया कहाँ होगी, फेफड़े में होगी। अब यहाँ पे पहुँच गया, फेफड़े में पहुँच गया, तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन क्या करेगा, टूट जाएगा, फिर CO2 को मुक्त कर देगा। अब CO2 को हम बाहर निकाल देंगे शोषण क्रिया द्वारा।
तो इस तरह जो होता है श्वसन की क्रियाविधि होती है। ठीक है, ये आपका पूरा चैप्टर इतने में ख़त्म हो गया। इसको अच्छी तरह से आप लोग जब तक न समझे 1-2 बार देखिएगा वीडियो को, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगी। लेकिन थोड़ा आप लोग को कंसंट्रेट होकर देखना पड़ेगा इस वीडियो को, कुछ है नहीं इसमें, आसान सा चीज़ है। तो बाकी हम ये टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया। अब अगला टॉपिक हम हाई स्कूल में लेके आएंगे अगले दिन, रुधिर परिसंचरण। तो उसके अंतर्गत इस क्रिया को हम फिर समझाएंगे आपको। ठीक, तो ये हो गया श्वसन की क्रियाविधि।